नमस्कार, माई सेल्फ विकास गौतम, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट एट ब्रेन कोर। आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 2 में, सेल के। तो लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 1 में हमने ओवरऑल प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू देखा था, प्रोकैरियोटिक सेल को देखा था, किस तरह का प्रोकैरियोटिक सेल होता है, कुछ साइज याद किए थे, कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखा था। तो एक बार थोड़ा-सा रिवाइज करते हैं, फिर अपने लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखे थे साइंटिस्ट के नाम देखे थे, अलग-अलग साइंटिस्ट आए थे हमारे पास जिसने अलग-अलग डिस्कवरीज की थी। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे हमारे पास कौन से थे हमारे पास? रॉबर्ट हुक थे, जिसने डिस्कवर किया था हमारा सेल का, डेड सेल का। फिर एंटोन वन ल्यूबिनहुक लिविंग सेल के बारे में डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया था। कुछ इनहेंसमेंट हुई थी हमारे पास, एडवांसमेंट हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। कब हुई थी? 1950s में। फिर हमारे पास और साइंटिस्ट आए जिसने सेल थ्योरी दी थी। दो साइंटिस्ट थे जिसने सेल थ्योरी दी थी, कौन कौन से? शेल्डन और स्वान। 1838 में शेल्डन आए थे, 1839 में स्वान आए थे। और हमारे पास इन दोनों ने अपनी एक पोस्टुलेट दी थी, हाइपोथेसिस दी थी कि सारे प्लांट्स या सारे एनिमल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने नहीं बताया था कि पुराने सेल का क्या होता है या नए सेल कैसे बनते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए रुडल्फ विर्को नाम के, जिसने डिस्कवरी की थी हमारे पास, मतलब मॉडिफिकेशन की थी सेल थ्योरी की 1855 में, फाइनल शेप दी थी सेल थ्योरी की। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुले, जिसका मतलब होता है ऑल न्यू सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे हमारे पास, न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था आगे, ओवरव्यू देखा था कि एक सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। सेल मेम्ब्रेन, उसके एनवलप्स होते हैं, अलग अलग सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जो डेंस न्यूक्लियस होता है, कंटेन करता है क्रोमोसोम को। और क्या होते हैं उसके पास? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन होती है, बाहर की लेयर होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनेल्स हो गए, जैसे हमारे ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो टाइप के होते हैं, एसईआर, आरईआर। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, लाइसोजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रियाज, वैक्यूल्स। ठीक है, ये सब हमारे अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म बता दिया, जो भी अंदर का फ्लूइड होता है सेल के अंदर का, वो सब क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। मेन अरीना होता है जिसमें सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, यही सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। ठीक है, सेल मैट्रिक्स भी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है इसके अंदर। अलग अलग शेप देखी थी फिर हमने। सबसे पहले देखा था माइकोप्लाज्म, जिसका साइज था 0.3 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया का देखा था हमने 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल का देखा था 10 टाइम ज्यादा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिक एग अभी तक का लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है। और लॉन्गेस्ट कौन है? न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट कौन है? नर्व सेल। आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है हमारे पास, और इसका डायमीटर जो होता है 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। वायरस 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ये नॉन लिविंग होता है वायरस। ठीक है, फिर हमने और कुछ ऑर्गेनल्स की भी देखे थे हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले गोल्जाई के सिस्टर्नेज। ये गोल्जाई की सिस्टर्नेज है हमारे पास, इस तरह से गोल्जाई बॉडी बनी होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब गोल्जाई बॉडी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी सिस्टर्ने जो होती है वो 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका। ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया देखा था हमने। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में से माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है, इसलिए उसको स्टेन करने की जरूरत पड़ती है देखने के लिए। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी लेंथ जो होती है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। एवरेज देखें तो 2.5 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है, और इसका डायमीटर उसकी एवरेज देखें तो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, मतलब ये छोटा होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारे पास, इसकी लेंथ 7.5 माइक्रोमीटर, एवरेज 5 से 10 होती है वैसे, और डायमीटर 2 से 4, एवरेज देखें तो 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं जो कि हमारे पास 15 15 से 20 नैनोमीटर साइज के होते हैं। और जब हम न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। वो 10 से 50 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में, बाकी सब अभी तक हमने जो देखा वो किसमें था? माइक्रोमीटर में। ठीक है, आगे फिर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को 4 सी से डिवाइड किया था। पहला सी क्या था? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल और सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती हमारे पास। क्लोरोप्लास्ट देखें तो प्लांट सेल के पास प्रेजेंट है, एनिमल के पास एब्सेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट के पास होता है, एनिमल के पास वैक्यूल स्मॉल होता है या फिर नहीं होता। सेंट्रियोल जो कि सेंट्रोसोम हमारे पास एब्सेंट होता है प्लांट के पास, लेकिन एनिमल के पास प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में डिफरेंट, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में। ओवरऑल सेल प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया निकल जाता है। तो होता क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? मोनेरा किंगडम आती है। यूकैरियोट्स में बाकी की 4 किंगडम्स आती हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया।
पहला डिफरेंस। प्रोकैरियोट प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट का ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं हमारे पास ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम इसमें 70s होता है, इसमें 70s भी होता है, 80s भी होता है। 70s कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास डिफरेंट शेप और देखते हैं, अलग अलग शेप के आते हैं। मीजोफिल सेल राउंड शेप के होते हैं हमारे पास, मीजोफिल सेल राउंड शेप के होते हैं, जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल इरेगुलर शेप के होते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। आरबीसी राउंड होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं, डायमीटर 7 माइक्रोमीटर हो गया। नर्व सेल न्यूरॉन जो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारे पास, ब्रांच डेंड्राइट्स होते हैं इनके पास। ठीक है, नर्व सेल का हमने डायग्राम बनाया था, इस तरह से डायग्राम होता है। ये डेंड्राइट्स हो गए, ये सेल बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया, ये इसका एक्सॉन हो गया, एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए। यहाँ पे साइनेप्टिक नोब्स होते हैं एक्सॉन टर्मिनल में, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ये माइलिन शीट होती है, यहाँ स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये नोड ऑफ रेनिवर होता है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं और पीछे भी 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? अलग अलग शेप में देख रहे थे हम। कॉलमनार सेल, कॉलमनार एपिथेलियल सेल लॉन्ग और नैरो होते हैं, इनका न्यूक्लियस जो होता है बेस पे प्रेजेंट होता है। ट्रैकीड जाइलम का एक पार्ट होता है, इलोंगेटेड सेल होता है, टेपर्ड एंड होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, टेपर्ड एंड प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल, नर्व सेल, कॉलमनार, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और व्हाइट आरबीसी, ये दोनों के देख लिया। फिर हमने आगे बढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक देखा था। ये पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल था, जिसमें सबसे बाहर जो लेयर है हमारे पास सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल रिजिड है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसकी एक्सटेंशंस थी कुछ, एक दी फ्लैजिला देखा था जो मोटिलिटी के काम आता है, एक्सटेंशन होती है प्रोकैरियोट्स में। फ्लैजिलन प्रोटीन से बन के मिलके बनता है हमारे पास फ्लैजिला, और यूकैरियोट्स में किसमें मिलकर बनता है? ट्यूबलिन। आई होप आप सब ये पढ़ के आए होगे, इसलिए मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। अपने नोट्स देखो और सुनो मेरी बातों को। ठीक है, तो क्या था हमारे पास? सबसे बाहर रिजिड लेयर है, रिजिड वॉल है, सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि सिलेक्टिवली परमेबल है। उसकी एक्सटेंशन देखी थी, फ्लैजिला उसकी एक्सटेंशन है हमारे पास, जो कि प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का बनता है और यूकैरियोट्स में ट्यूबलिन प्रोटीन का बनता है। कुछ अंदर की तरफ होते हैं, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, जिसके पास पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। और कुछ अलग अलग शेप के वेसल, ट्यूब्यूल, लैमेलेस शेप के मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेसोसोम के। क्या क्या होते हैं इसके फंक्शन? रेस्पिरेशन करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, सिक्रीशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसका जो जीनोफोर होता है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं जिसे, जीनोफोर बोलते हैं जिसे, जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल होता है इसका। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और इसके बाहर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है, जिसे प्लाज्मिड बोल दिया हमने, जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट कर सकता है और क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है सर्वल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जैसे कि हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर होता है वो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, क्रोमोसोम से बाहर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड बोलते हैं। अलग अलग वैक्यूल्स, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं इसमें। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी होते हैं और वैक्यूल, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो किसमें होता है? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन बीजीए, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और पर्पल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल बायोन्सी के काम आता है। ठीक है, अलग अलग इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइशिन ग्रेन्यूल्स, ये सब। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोट पे, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू। तो आज हम अब अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये सब हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, जो कि हमने रिवाइज कर लिया कुछ 9-10 मिनट के आसपास। ठीक है, ओके, आप भी रिवाइज करके आए होगे, यहाँ पे भी मैं रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को, जिसमें हम प्रोकैरियोट को कंप्लीट कर देंगे और एक ओवरव्यू देखेंगे कि यूकैरियोट कैसा होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल किस तरह से होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है जो सेल एनवेलप होता है और उसकी मॉडिफिकेशन किस तरह से हम उसे मॉडिफाई करते हैं। तो सेल एनवेलप, अभी हमने जब देखा, जब अपना सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने देखा था जो सेल एनवेलप थी उसमें 2 लेयर प्रेजेंट थी। ठीक है, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट थी? सबसे बाहर होती है हमारे पास सेल वॉल और उसके अंदर होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ओवरऑल जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे आउटर मोस्ट। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, उसके अंदर होती है हमारे पास सेल वॉल, उसके अंदर होते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके होते हैं सेल एनवेलप। तीनों का काम जो होता है, मेजॉरिटी बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास, और इनका जो ओवरऑल काम होता है तीनों सेल एनवेलप का, ये 3 लेयर मिलकर बनाती है सेल एनवेलप, और इन 3 लेयर का जो फंक्शन होता है, एक ही काम होता है तीनों का मिला के। अगर तीनों को मिला के देखते हैं तो प्रोटेक्शन का काम होता है, प्रोटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर फॉर्म द सेल एनवेलप विच फंक्शन एज अ सिंगल। तीनों को मिला के सिंगल फंक्शन देखें तो तीनों का सिंगल फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह होता है, प्रोटेक्शन के काम आते हैं तीनों मिलके।
अलग अलग तो इनका पर्टिकुलर अपना अपना काम होता है। जैसे सबसे पहली लेयर आती है आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। कार्बोहाइड्रेट कोट होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटेक्ट करने के काम आती है इम्यून सिस्टम से, फ्रॉम दी होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन के काम आती है। ठीक है, ये दो लेयर में मिलकर मतलब दो तरह से बन सकती है, दो लेयर से बनता है। कैप्सूल भी होती है हमारे पास, स्लाइम लेयर भी होती है। ठीक है, कैप्सूल की फॉर्म में भी मिलती है और हमारे पास स्लाइम लेयर के फॉर्म में भी मिलती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये सबसे बाहर की लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, ये सेल वॉल हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है रिजिड होती है, शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को ब्रस्टिंग से, ठीक है, ऑस्मोटिक लाइसिस से और कोलैप्सिंग से बचाती है, फटने से बचाती है और कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर आती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, रेगुलेट करती है कौन सी चीज अंदर जाएगी कौन सी चीज बाहर जाएगी, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिव लोगों को इन और आउट की परमिशन देती है। ठीक है, रेगुलेट करती है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस को विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर जो भी चीज है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, रेगुलेट करती है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तीनों लेयर हो गई, तीनों लेयर के बारे में देख लिया हमने। अब जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया सेल वॉल की, सेल एनवेलप की। सेल एनवेलप में तीन, सबसे आउटर में क्या है हमारे पास, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप हो सकते हैं, एक होती है स्लाइम लेयर, एक होती है इसकी कैप्सूल। कैप्सूल नाम से पता चल रहा है टफ होती है, कैप्सूल टफ होती है, और स्लाइम लेयर जो है हमारे पास इसकी कैसी होती है, लूज होती है। स्लाइम लेयर कैसी होती है, लूज होती है। ठीक है, ये इस तरह से स्लाइम लेयर होती है, जैसे ये लास्ट की ग्लाइकोकैलिक्स है, ये हमारी क्या है, पिंक कलर की सेल वॉल, और ये ब्लू कलर की क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बाहर जो है हमारे पास स्लाइम लेयर अगर लूजली प्रेजेंट है, इस तरह से लूजली प्रेजेंट है तो ये क्या है, स्लाइम लेयर है, और अगर टफ कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये क्या है, प्रोटेक्शन के काम आती है बैक्टीरियम से। तो टफ फॉर्म में प्रेजेंट है, कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, स्लाइम लूजली जो होती है स्लाइम लेयर के फॉर्म में, और अगर टफ है तो वो कैप्सूल के फॉर्म में होती है। ठीक है, स्लाइम लेयर क्या हो गई, लूजली अटैच टू द सेल वॉल, प्रिवेंट करती है वाटर को, प्रिवेंट किसको करती है, वाटर को और आयंस को, जो कि लॉस ना हो जाए बैक्टीरिया से, और हेल्प करती है प्रोटेक्शन में। ओवरऑल तो प्रोटेक्शन में काम है ही है तीनों का, सेल एनवेलप का। ठीक है, पर्टिकुलर अलग अलग काम है, जैसे इसका काम क्या हो गया, वाटर और आयंस को क्या करती है, लूज होने से बचाती है। ठीक है, कि वाटर और आयंस बाहर ना निकल जाए बैक्टीरिया से। और हमारी कैप्सूल जो होती है थिक होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, सेल वॉल से अटैच्ड होती है, प्रोटेक्ट करती है ये बाहर के एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो भी हार्मफुल कंडीशंस हैं उससे बचाती है। ठीक है, और ये इंक्रीज करती है पैथोजेनिसिटी। ठीक है, किसको इंक्रीज करती है, पैथोजेनिसिटी को। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके फंक्शंस देखे, दो तरह के फॉर्म में टाइप्स में देखा, दो तरह की हो सकती है। तो ये देखिए हमने सेल एनवेलप। अब हम इनकी कुछ मॉडिफिकेशन देखेंगे। पहले हम स्टेनिंग के बिहाफ पे भी दो तरह की कर सकते हैं डिवाइड बेस। ठीक है, दो तरह का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सेल एनवेलप। ठीक है, अगर हम उस पर स्टेन डालते हैं, ये क्रिस्टन ग्राम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टेनिंग का प्रोसेस किया था, ग्राम स्टेनिंग का, अपने नाम पे रख दिया इसको ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, क्रिस्टन ग्राम इनका नाम था। तो ये सेल एनवेलप को फर्दर दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास, जब ये स्टेन कर रहे थे तो ग्राम पॉजिटिव जो था वो कलर को रख पा रहा था, मतलब कलर को कंटेन कर रहा था, रिटेन कर रहा था। ठीक है, लूज नहीं कर रहा था, मतलब पर्पल कलर का दिखाई दे रहा था। और ये क्या थे हमारे पास नेगेटिव वाले, वो रिटेन नहीं कर रहे थे उस वायलेट स्टेन को। कैसा स्टेन डाला था इन्होंने इसमें, वायलेट स्टेन डाला था, और ये पर्पल कलर का नहीं दिख रहा था, पिंक और रेड कलर का दिख रहा था। ठीक है, तो ये थी हमारे पास स्टेनिंग की जो प्रोसेस था, हमारे क्रिस्टन ग्राम ने किया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम पे ग्राम स्टेनिंग रख दिया। दो टाइप के बता दिए, सेल एनवेलप को डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव। अगर वो कलर को रिटेन कर पा रहा है तो ग्राम पॉजिटिव, रिटेन नहीं कर पा रहा तो वो क्या है, ग्राम नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हम इसके मॉडिफिकेशंस को देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम अपनी सेल मेम्ब्रेन को या सेल एनवेलप को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम मॉडिफिकेशन में देखते हैं तो सबसे पहले सरफेस स्ट्रक्चर्स, मतलब जो इसकी सरफेस पे आते हैं। अभी हमने प्रोकैरियोटिक का डायग्राम देखा, उसकी सरफेस पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, जिसमें से एक फ्लैजिला बन रहा था। तो पहला जो है हमारे पास फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मोटिलिटी के काम आता है, मूवमेंट के काम आता है, प्रोवाइड करता है मोटिलिटी या मूवमेंट प्रोवाइड करता है इस बैक्टीरिया को। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक, एक होती है बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, ये फिलामेंट पार्ट हो गया इसका, ये हुक पार्ट हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, पूरी पूरी बेसल बॉडी होती है। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, रेड कलर से जो बन रहा है फिलामेंट हो गया, ये ग्रीन कलर से जो बन रहा है इसका हुक हो गया, और ये जो लास्ट में सारा का सारा ये अलग अलग प्लेट्स बन रही है, बेसल बॉडी हो गई। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है इसमें से हमारा फिलामेंट होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है इसमें, फिलामेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सरफेस स्ट्रक्चर आता है फिमरे और पिलाए, दो अलग अलग स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर है। पहला है फिमरे। फिमरे कैसा होता है, फ्लैजिला कैसा होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, मूवमेंट के काम आता है, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं उसके, कौन कौन से, फिलामेंट, हुक और हमारा बेसल बॉडी। नेक्स्ट आता है फिमरे। फिमरे जो होते हैं हमारे पास स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे ब्रिसल, जैसे टूथ ब्रश पे लगे हुए होते हैं ना, टूथ ब्रश, ब्रश नहीं ब्रश, टूथ ब्रश पे इस तरह से हमारे पास लगे हुए होते हैं, जैसे ऐसे टूथ हमारा ब्रश होता है, ठीक है। तो ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जिस तरह से इस पे प्रेजेंट होता है, ऐसे ही हमारे पास ये फिमरे होते हैं। जैसे इसमें देखो, ये एक डायग्राम बना रखा है सेल का, इसमें ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये तो ये क्या हमारे पास फिमरे है, क्या ये फिमरे, ठीक है। क्या काम होता है इनका, ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच होने। जैसे अब ये बैक्टीरिया है, उस पर फिमरे लगे हैं, तो यहाँ पे रॉक प्रेजेंट था, तो अब ये रॉक से इजीली अटैच करने के काम आएगा। रॉक हो गया, होस्ट टिश्यू हो गया, अदर सरफेस, कोई भी सरफेस हो गया, उससे अटैच करने के काम आते हैं, ठीक है। और ये कोई भी मोटिलिटी में काम नहीं आते, मूवमेंट के काम नहीं आते। जैसे अब ये मेरे पास एक पेन है, मान लो, ठीक है, इसके पास ऊपर फिमरे लगे हैं या फिर इस पे फ्लैजिला लगा। अगर इस पे फ्लैजिला, ये मेरे फिंगर जो है फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिला इसको मूवमेंट के काम आ रही है, मूव कराने के काम आ रहा है। लेकिन अगर इस पे फिमरे लगे हैं, तो ये इसको फिमरे क्या करते हैं, कोई भी रॉक पार्टिकल हो गया, कोई भी अदर सब्सटेंस हो गया, होस्ट टिश्यू हो गया, उससे अटैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, अटैच करने के काम आता है, ठीक है। मोटिलिटी में कोई काम नहीं होता इसका। नेक्स्ट आते हैं पिलाए। पिलाए क्या होते हैं, हमारे पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो किससे मिलकर बने होते हैं, पिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और हमारे पास फ्लैजिला अलग अलग प्रोटीन से बना, फ्लैजिलन प्रोटीन या ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलन और यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। पिलाई को हम और क्या क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई भी बोलते हैं या कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोलते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं पिलाई। ये क्या है हमारे पास, पिलाई है, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास पिलाई का, ठीक है। ये क्या करते हैं, दो बैक्टीरिया को, जैसे ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया, दोनों के बीच में सेक्स पिलाई प्रेजेंट है, तो यहाँ से प्लाज्मिड अगर यहाँ जाना होता है तो वो इसके थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए से हम क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाई बोल देते हैं। तो पिलाई का काम पता चल गया, फंक्शन क्या होता है इसका, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, डीएनए ट्रांसफर। क्या हुआ, ये डीएनए ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इसका भी कोई भी लोकोमोशन में काम नहीं होता। तो हमने तीन सरफेस स्ट्रक्चर देखे मॉडिफिकेशन में, कौन कौन से, सबसे पहले फ्लैजिला, दूसरा फिमरे, तीसरा पिलाई। तीनों के बारे में अलग अलग चीजें देखी। फ्लैजिला का मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट है, बाकी इन दोनों का मूवमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ रहे हैं हम, प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट था, कैसे राइबोसोम्स थे, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, और कुछ इंक्लूजन्स बॉडी प्रेजेंट थी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। तो अब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम जो होता है ये यूनिवर्सल ऑर्गेनल होते हैं। अब यूनिवर्सल ऑर्गेनल मतलब प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में कैसी होती है ये, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और 80s भी होते हैं। 80s मेनली प्रेजेंट होते हैं, 70s सिर्फ दो जगह पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और हमारे प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम्स किस तरह प्रेजेंट होते हैं, 70s फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ऑर्गेनल हो गया ये, लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। जब हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ते हैं, सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है हमारे पास, जैसे सेंट्रल डॉगमा बताता हूँ मैं तुम्हें। डीएनए है, डीएनए से हमारा बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है हमारे पास प्रोटीन, ठीक है, जो कि हम आगे 12th क्लास के चैप्टर में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस में, ठीक है। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है, तो आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए ही बन रहा होता है, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। इस पूरे को बोलते हैं हम सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो राइबोसोम था किसने डिस्कवर किया था, हमारे पास पैलेड ने। पूरा नाम है इसका ग्रेगोर एमिल पैलेड, 1953 में डिस्कवर किया था इन्होंने, क्या, राइबोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है। कंपोजिशन देखते हैं राइबोसोम में, अगर पूरा देखते हैं तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है हमारे पास राइबोसोम, ठीक है। टाइप, दो टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, बताया था दो टाइप के राइबोसोम्स, कौन कौन से दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70s एक 80s, ठीक है। 70s कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। 70s के फर्दर दो यूनिट्स होती है हमारे पास, 50s और 30s। एक लार्ज यूनिट होती है, एक सब यूनिट, छोटी यूनिट होती है। जैसे ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है, ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है। अगर ये राइबोसोम 70s है, तो इसका जो लार्जेस्ट यूनिट होगी हमारे पास, लार्ज यूनिट होगी, वो 50s हो जाएगी, स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो जाएगी 30s हो जाएगी, ठीक है। 50s और 30s मिला के 80s होता है, लेकिन हम इसे 70s बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में कुछ क्या हो गया, ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट 80s राइबोसोम। 70s कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। 80s कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट साइटोप्लाज्म में।
इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होती है 60s, एक होती है 40s। 60 और 40 क्या हो गया हमारे पास, 100 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, ये 80s है। सेम ऐसे ही बड़ी वाली यूनिट क्या हो जाएगी, 60s हो जाएगी, छोटी वाली यूनिट क्या हो जाएगी, 40s हो जाएगी। तो ये पूरा क्या हो जाता है हमारे पास, राइबोसोम हो जाता है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में देखा, और चीजें देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम में हमारे पास एस जो होता है, ये क्या होता है, एस जो होता है ये एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं स्वेटबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जो कि इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है, रेट एट विच राइबोसोम सेटल डाउन ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है डेंसिटी और साइज का। ओवरऑल बोले तो क्या है स्वेटबर्ग यूनिट का मतलब, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी और साइज। ये एडिटिव नहीं होती है, मतलब अगर ऐड करोगे तो 80 आना चाहिए था लेकिन 80 नहीं आया, यहाँ ऐड करोगे 100 आना चाहिए था, नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है स्वेटबर्ग यूनिट एस। और पॉलीजोम क्या होता है, मतलब पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या होता है, एक एमआरएनए पे मैनी राइबोसोम्स अटैच कर दिए। ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए पे अटैच कर दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीजोम। एमआरएनए की फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और पॉलीजोम क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब हम प्रोटीन बनाना सीखेंगे, मॉलिक्यूलर चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोटीन बनता है, किस तरह से ये, जैसे इस स्ट्रक्चर में देखो किस क्या क्या काम होता है इस अमीनो एसिड का। ये स्मॉलर यूनिट आती है, लार्जर यूनिट आती है एमआरएनए पे, फिर धीरे, मतलब ये पूरा का पूरा हम मॉलिक्यूलर चैप्टर में पढ़ते हैं जब हम पूरे पूरा अच्छे से ट्रांसलेशन पढ़ रहे होते हैं। समझ में आया। तो ओवरऑल राइबोसोम पता चला यूनिवर्सल ऑर्गेनेल होती है, लिविंग सेल में प्रेजेंट होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, 70s 80s दो तरह की हो जाती है, एस स्वेटबर्ग यूनिट होती है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोम के बाद पढ़ना है हमें इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं जो स्टोरेज के काम आते हैं। जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर कर दिया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया, फॉस्फेट को कर दिया, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो गया, अलग अलग टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या देखा, अपना प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देख लिया, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी हमारे पास, सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल की कंप्लीट करनी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है, सबसे पहले तीन सेल एनवेलप, तीन लेयर होती हैं। बाहर की होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है हमारे पास फर्दर दो टाइप हो सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के, कौन कौन से, एक लूज हो सकता है, स्लाइम लेयर हो गई हमारे पास, और एक टफ हो सकती है। टफ वाली प्रोटेक्शन के काम आ रही है, और लूज वाली जो होती है आयंस और वाटर के लॉस को बचाती है। ये बात क्लियर हो गई। अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदर बढ़े तो इसकी एक्सटेंशंस होती हैं, सेल मेम्ब्रेन की कुछ एक्सटेंशंस हो सकती हैं। जैसे बाहर की तरफ अगर एक्सटेंशन होती है, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम तो देख लिया, ये वाला डायग्राम देखते हैं क्या क्या हो सकती है। बाहर की तरफ अगर एक्सटेंशन हो रही है तो हमारे पास मोटाइल फ्लैजिला, ठीक है, जो कि किसके काम आता है, मूवमेंट में। तो यहाँ से पहले कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पहला क्या है हमारे पास, कौन सा हो सकता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला हो सकता है, किसके काम आता है, मूवमेंट के काम आता है, बैक्टीरिया को मूव कराने के काम आता है, पहली चीज। तीन पार्ट होते हैं इसके, कौन कौन से, फिलामेंट, वेरी गुड, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट क्या होता है, इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, डायग्राम एकदम समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लैजिला के बाद। फ्लैजिला में एक चीज, दो तरह के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में होता है हमारे पास फ्लैजिलिन प्रोटीन, और यूकैरियोट्स से का जो फ्लैजिला होता है वो किससे बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। सरफेस स्ट्रक्चर में दो तरह के स्ट्रक्चर और हो सकते हैं, फिमरे और पिलाई। फिमरे जो होते हैं हमारे पास ब्रिसल, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ब्रश के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ब्रिसल स्ट्रक्चर्स, इस तरह से हो सकता है। क्या, फिमरे। फिमरे का काम क्या होता है, अटैचमेंट के काम आता है, एनकरेजमेंट के काम आता है, किससे, रॉक से। बैक्टीरिया को रॉक से अटैच करना हो, होस्ट से अटैच करना हो, या कोई भी अदर सब्सटेंस से अटैच करना हो, उसके काम आता है। कोई भी मोटिलिटी में इसका रोलमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं हमारे पास पिलाई। पिलाई जो होते हैं जिसको हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं या कॉन्जुगेटेड ट्यूब भी बोल देते थे। ठीक है, इसका काम क्या होता है हमारे पास, डीएनए को ट्रांसपोर्ट कराने के काम आता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास कुछ वो हो सकते हैं, अगर अंदर की तरफ होता है तो क्रोमेटोफोर बोलते हैं, जो कि कंटेन करता है क्या, पिगमेंट। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, समझो, क्योंकि हमने प्रोकैरियोट्स को कंप्लीट कर लिया, अब हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों फिर से ही रिवाइज होगा, ये समझ लो। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर को क्या होता है हमारे पास, जो कि कंटेन करता है पिगमेंट्स को। पिगमेंट कंटेन करता है मतलब ग्रीन कलर का, पिंक कलर के, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन पिगमेंट है तो वो किस काम आता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। क्लियर हो गई ये बात। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से याद आया हमारे पास, पूरा 360 व्यू ले रहे हैं हम, जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है उन सब वर्ड से एक एक वर्ड को जोड़ जोड़ के रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस याद आया, हमारे मीजोफिल सेल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं। मीजोफिल सेल किस शेप के होते हैं, सर्कुलर ओवल शेप के होते हैं हमारे पास, राउंड शेप के,
उसके अंदर एक मीजोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन का ही हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो मीजोसोम्स बनाते हैं। मीजोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का ऑटोनोमस होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में काम आता है, एनर्जी में काम आता है, एनर्जी बनाने के काम आता है, इसी तरह से ये रेस्पिरेशन में काम आता है। पहला चीज क्लियर। सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आता है और सिक्रीशन में काम आता है और डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। तो ये सब किसके काम होगा? मीजोसोम के। अलग अलग शेप में हो सकता है मीजोसोम, जैसे कि हमारे पास वेसाइकल, टिब्यूल, लैमेले, ये डिफरेंट शेप के मीजोसोम्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रोकैरियोट में और क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो गई? बाहर से धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। अब अंदर आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स में होती हैं। ठीक है। तो क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कैसा राइबोसोम होता है? 70s राइबोसोम। अब राइबोसोम बढ़ा है तो पूरा राइबोसोम खोलते हैं। ठीक है। राइबोसोम वाला पेज एकदम इमेजिन करो। ठीक है। राइबोसोम क्या होता है? हमारे पास यूनिवर्सल ऑर्गेनेल होता है, लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें देखी थी हमने राइबोसोम्स की। ठीक है। किससे बनता है? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है राइबोसोम। पहली चीज। दो टाइप का होता है, 70s 80s। 70s राइबोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। एस क्या होता है? स्वाइडबर्ग यूनिट होती है जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है डेंसिटी और साइज का। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। और ये एडिटिव नहीं होती, जैसे 70 को ऐड मतलब 70s जो होता है फर्दर डिवाइड होता है 50 और 30 में। अब ये कैसे याद करें? तो याद करो, 7 वर्ड क्या है? ऑड है, तो यहाँ पे ऑड ऑड वाले आएंगे। 5 और 3 आया। 80 क्या है? इवन है, तो यहाँ पे 60 और 40 इवन इवन है। इस तरह से तुम्हें याद हो जाएगा। ये ट्रिक बता दी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारे पास? 70s होगा। 80s कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में 80s, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s प्रेजेंट होता है। राइबोसोम पेज कंप्लीट। एक वर्ड बचा राइबोसोम, पॉली राइबोसोम, जिसमें क्या होता है? एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। राइबोसोम ऊपर की तरफ होता है लार्ज सब यूनिट, नीचे की तरफ होता है स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं एमआरएनए पे। एक एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाए तो पॉली राइबोसोम बोल देते हैं इस कंडीशन को। राइबोसोम क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है हमारे पास। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? अलग अलग टाइप की इंक्लूजन बॉडी होती है जो स्टोर करती है। अगर फॉस्फेट को स्टोर कर रही है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल किसे स्टोर करती है? पिगमेंट्स को। ग्लाइकोजन को कर रहे हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये सब हो गए। इसमें ही हमारे पास गैस वैक्यूल होता है जो बायोन्सी के काम आता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल बैक्टीरिया पर। यहाँ तक क्लियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियड, जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीनोफोर भी बोल देते हैं। सिंगल क्रोमोसोम होता है इसके अंदर। ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि डबल सर्कुलर डीएनए कंटेन करता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी रखता है, अपने आप अकेले रेप्लिकेशन भी कर लेता है ये। और इसमें एक स्पेशल चीज होती है, क्या होती है? ये प्रोवाइड करता है सेवरल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को। ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल हमने देखा और हमने कुछ साइज याद किए, साइंटिस्ट याद किए, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स कंप्लीट कर दिया जिसके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, मोनेरा आता है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। एक यूकैरियोटिक बैक्टीरिया को मैं बताता हूँ किस तरह से होता है। ये पूरा यूकैरियोटिक बैक्टीरिया हमारे पास, इसके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं? वही सेम। बाहर इसका क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में? आंसर बताओ। क्या यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? क्या बोल रहे हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में 4 अलग अलग क्लास फाइलम आ रही थी। तो प्लांट्स में होती है सेल वॉल और एनिमल्स में नहीं होती। ये याद करने की चीज। ठीक है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे पास ये, और अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप होता है, क्रोमेटिन होता है, जो इसका डीएनए होता है वो कंडेंस हो के एक क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? इस तरह से हमारा क्या होता है? ये क्रोमोसोम होता है। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो भी इसके अंदर का मटेरियल होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है। ये हो गया हमारा इसका न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस हो गया। इसमें एक चीज और होती है न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये सब क्या है? इसके यहाँ न्यूक्लियर पोर है। ठीक है। इसी से अटैच होता है हमारे पास क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या अटैच होता है? ये न्यूक्लियस से अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक, आर से रफ, आर से राइबोसोम, इस पे राइबोसोम अटैच होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का काम आता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है और ये स्टेरॉइड्स और लिपिड सिंथेसिस में काम आता है। डन डन। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अलग अलग ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे आगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है हमारे पास? पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। क्या होती है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि किसके काम आती है? पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। ठीक है। पावर हाउस होती है हमारे पास, क्या काम आती है हमारे पास? ये
एटीपी फॉर्मेशन के काम आती है। क्या करती है? एटीपी। एटीपी यूज करके एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, एनर्जी बनाती है, एटीपी बनाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज के काम आ गए। गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है जो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे, ये इसके सिस्टर्नेज होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है तो वो कैसे होंगे? हमारे पास एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है? हाँ, इसमें एक चीज देखी थी, इसका डायमीटर क्या था? 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक इसके सिस्टर्नेज का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें पेरोक्सिसोम्स भी होते हैं, और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, लाइसोसोम्स जो कि सुसाइडल बैग की तरह एक्ट करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सब साइटोस्केलेटन बनाते हैं इसका। ये 1 2 3, ये 3 मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं इस पूरे यूकैरियोटिक सेल का। जो भी इसके अंदर फ्लूइड होता है वो कैसा होता है? साइटोप्लाज्म होता है वो सारा का सारा। और क्या रह गया? ठीक है, वैक्यूल होता है ये। तो ये पूरा क्या है हमारे पास? यूकैरियोटिक सेल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा यूकैरियोटिक सेल में एक एक सिंगल ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से साइंटिस्ट ने बताया, क्या काम होता है, क्या पार्ट्स होते हैं, सारी की सारी चीजें जो भी बचती हैं हमारे पास, वो हम नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोटिक को स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? नॉर्मल साइंटिस्ट के बारे में देखा, साइज शेप देखा और प्रोकैरियोट्स को कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूकैरियोटिक, जिसमें एक एक करके सारी की सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, जितना पढ़ा है सारा रिवाइज कर देना। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा। और ब्रेन कोर के ऐप को भी डाउनलोड करना, जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगी बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सारी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम यूकैरियोटिक बैक्टीरिया पढ़ेंगे। थैंक यू।